नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम लोया चुनाव और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोया चुनाव में आज हम बात करेंगे हरियाणा के रण की। हरियाणा की 90 सीटों को लेकर चुनाव होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा और मतदान के लिए इस बार के समीकरण अलग है, इस बार की चुनौतियां अलग है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हरियाणा का रण इस बार काफी रोचक हो चला है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में भी ग्राफ गिरा है और कांग्रेस जो विपक्षी दल है वो लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में हालांकि 31 सीटें थी 2019 में कांग्रेस के पास में और 40 सीटें थी बीजेपी के पास में। बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई। पूरे 5 साल वो गठबंधन नहीं चल पाया और अब अगर लोकसभा चुनाव हाल ही में जो संपन्न हुए हैं उसकी अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस वहां पर अपने वोट शेयर को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो अब इस विधानसभा चुनाव में क्या चुनौतियां और किस प्रकार का ये जो मुकाबला है वो देख रहे हैं आप हरियाणा के चुनाव में? जिस दिन हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई उस दिन शायद बीजेपी के लोगों को छोड़कर बीजेपी के लोगों को भी शायद हल्का सा अंदाजा था कि उनकी स्थिति कमजोर है, पर पूरे देश में राजनीति के गलियारों में और खासतौर पर कांग्रेस के क्षेत्र में माना जा रहा था कि कांग्रेस आसानी से सत्ता में आने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें आई थी 10 लोकसभा सीटों में से जी। तो वोट शेयर भी कांग्रेस ने जो 28% पे थी पिछले विधानसभा चुनाव में जी और 36% पे थी बीजेपी जी। 40 सीटें बीजेपी की आई थी और 31 सीटें कांग्रेस की आई थी जी। 9 सीटों का फर्क था और 8% वोटों का फर्क था जी। इस बार कांग्रेस 44% वोट पे आ गई जी और सीटें भी 10 में से 5 ले आई, यानी कि 50-50 कर लिया लगभग कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में। जबकि लोकसभा चुनाव में तो बोलबाला बीजेपी का ज्यादा रहता है, क्योंकि झुकाव जो रहता है वो, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहा था, बिल्कुल है ना, चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं वहां पे, मोदी की गारंटी थी सामने जी। फिर भी तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां नहीं, सबसे पहले हम ये देखें जी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राह में कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं जी। और जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी शायद कोई मानने को तैयार नहीं था कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी। जी। पहले मैं कारण गिना देता हूं जी। सबसे पहला कारण है हरियाणा ऐसा इलाका है जिसको जाटलैंड कहा जाता है, जाटों का इलाका जी। और वहां पर बीच में भजनलाल बिश्नोई जरूर चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन अधिकांश चीफ मिनिस्टर जाट रहे जी। चाहे चौधरी देवीलाल हो चाहे बंसीलाल हो। जी। बीजेपी ने पहली बार यह प्रयोग किया था गैर जाट को मुख्यमंत्री बना के, मनोहर लाल खट्टर को। 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे जी। और 6 महीने में लास्ट नायब सिंह सैनी को बनाया, वो भी जाट नहीं है जी। और लोग ये कहते हैं कि जाट जी इस बात से बेहद खफा हैं कि एक ही राज्य था जहां हम हर हाल में चीफ मिनिस्टर बनाते थे अपना, और उस राज्य में बीजेपी ने बाजी उलट कर रख दी, जाटों के हाथ से हरियाणा निकल गया जी। तो जाट बेहद नाराज हैं बीजेपी से जी। और बीजेपी का साथ देने की वजह से नाराज हैं जेजेपी से भी जी। क्योंकि जेजेपी के पास 10 सीटें थी, बीजेपी के पास 40 सीटें थी। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई क्योंकि 45 सीटें चाहिए 90 सीटों में से, बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे, 4.5 साल के आसपास वो डिप्टी सीएम रहे, 4.25 साल ऐसा कुछ है जी। उसके बाद बीजेपी ने उससे पल्ला झटक लिया। और बड़े सारे लोग जो राजनीति को नहीं जानते हैं वो तो कहते हैं कि बीजेपी ने जेजेपी को झटका दे दिया। जी। मेरी समझ में ये बहुत ही कैलकुलेटिव मूवमेंट था बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से इस चुनाव में गैर जाट वोटों को पोलराइज करना चाहती थी अपने पक्ष में जी। और जाट को डिप्टी सीएम बना करके जाटों की पार्टी जेजेपी को साथ रख के 4.5 साल 4.25 साल जो उन्होंने राज किया जी, उसकी बात को वो धोना चाहती है गैर जाट वोटर के दिमाग से। बिल्कुल। और दूसरी बात, जेजेपी और इनेलो 2 पार्टियां ऐसी हैं जो चौधरी देवीलाल के परिवार से निकली हुई हैं जी। अभय चौटाला, अजय चौटाला। अभय चौटाला और अजय चौटाला की दोनों की पार्टियां एक नहीं हो सकती थी, ये बीजेपी जानती थी। बीजेपी ये भी जानती थी कि ये दोनों पार्टियों का जो बेस है वो किसान वर्ग है, जाट वर्ग है जाति के हिसाब से, और किसानों के वोट काटेगी तो कांग्रेस को नुकसान करेंगी जी। और अगर बीजेपी समझौता कर लेगी तो बीजेपी गैर जाट वोटरों का जो
चाहे ओबीसी के हैं जिनको सैनी, नायब सिंह सैनी अट्रैक्ट करेंगे, या दूसरे वोटर हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी बीजेपी अगर उन्होंने जाटों से समझौता कर लिया, जाटों की पार्टी से समझौता कर लिया। जी। इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर जेजेपी से पल्ला झटका और दो पार्टियां खुले में छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था कि किसान आंदोलन की वजह से भी और गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाने, 10 साल तक मुख्यमंत्री बनाने की वजह से भी जाट और किसान बुरी तरह नाराज है बीजेपी से और कांग्रेस के साथ एकजुट होकर खड़े होने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा ध्रुवीकरण कर दिया है। जी। उस ध्रुवीकरण को बेधने के लिए बीजेपी ने जेजेपी को, इन लोगों को खुला छोड़ दिया, कोई समझौता नहीं किया, ताकि ये खुलेआम बीजेपी को भी गाली दें और एंटी बीजेपी वोट जो एकजुट होकर कांग्रेस को पड़ सकता था उसको डिवाइड करें, भले 2% करें, भले 5% करें, पर डिवाइड करें। पिछली बार 14% वोट आए थे जेजेपी के, जी। इस बार नहीं आने 10% से ऊपर मुझे लगता है, जी। लेकिन जितने भी आएंगे वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। तो बीजेपी की राह के दो बड़े कांटे, किसान आंदोलन और गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाकर रखना 10 साल तक, इन दोनों कांटों को बुहारने का काम करेगी जेजेपी और इनेलो, क्योंकि वो जो भी एक एक वोट उनको जो पड़ेगा वो किसानों का, जाटों का पड़ेगा, वो कांग्रेस को जाने वाला वोट होगा। जी। बीजेपी विरोधी वोट होगा। जी। जब भी चुनाव में जाते हैं, जो पार्टी सत्ता में रहती है 5 साल 10 साल, उसकी एंटी इंकम्बेंसी होती है। एंटी इंकम्बेंसी का वोट डिवाइड होता है तो सत्ता में रही हुई पार्टी दोबारा आ जाती है। जी। एंटी इंकम्बेंसी का वोट डिवाइड नहीं होता, पोलराइज होता है तो सत्ता में रही हुई पार्टी बाहर हो जाती है। तो बीजेपी ने यह प्रयत्न किया, नंबर 1, कि जेजेपी और इनेलो एक नहीं हो और जेजेपी इनेलो लड़ें। जी। और जेजेपी इनेलो के लड़ने से, चुनाव लड़ने से कांग्रेस डैमेज होगी, ये 100% तय है। किसान आंदोलन के लोग भी, जाट समुदाय के लोग भी, और कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है शेड्यूल कास्ट वोट बैंक। जी। कुमारी शैलजा कांग्रेस में है, वो अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर बनने के कोई चांस नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए उनकी भूमिका को लेकर अभी से शक शुबा पैदा किया जा रहा है। जी। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चीफ मिनिस्टर बनना तय अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। जाट एकजुट होकर अगर वोट देता है, जी, पोलराइज हो जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, जी, तो जेजेपी और इनेलो बिल्कुल नीचे धरातल पर चल जाएंगे। जी, उस केस में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार जेजेपी का गठबंधन आजाद पार्टी के साथ में हुआ है, वही तो बताना चाह रहा हूं जी, कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, जी, अनुसूचित जाति का वोट, वो भी कांग्रेस को एन ब्लॉक पड़ने की स्थिति थी। बीजेपी ने इस स्थिति को हल करने के लिए चाहे प्रयास किया, चाहे स्वतः ऐसा हुआ, मैं नहीं जानता, कुछ नहीं कहना चाहता जी, पर्दे के पीछे क्या हुआ, लेकिन मायावती की पार्टी बसपा ने एक गठबंधन कर लिया इनेलो के साथ। जाटों का एक पोर्शन, जी, एससी का एक पोर्शन, दोनों मिलके उसको खड़ा कर रहे हैं इनेलो को। जी, बदले में जेजेपी ने आजाद पार्टी, आजाद की जो पार्टी है, जी, आजाद समाज पार्टी, उससे गठबंधन कर लिया, तो वो भी एससी के वोट तोड़ेगा। बिल्कुल। अगेन जो नुकसान जेजेपी और इनेलो अकेले कर रही थी, बीजेपी की राह के कांटे बुहारने की कोशिश कर रही थी, वो नुकसान अब जेजेपी आजाद की पार्टी के साथ मिलकर करेगी, दोनों भी पार्टियां मिलकर करेंगी, उधर इनेलो के साथ बसपा मिलकर करेंगी। कांग्रेस के बड़े दो वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जेजेपी प्लस आजाद की पार्टी और उधर इनेलो प्लस बसपा ये करेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी की राह के जो कांटे उस दिन थे, जी, उस दिन थे जाट लैंड की वजह से, गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाने की वजह से नाराजगी, और किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी, प्लस एससी का वोट ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ था, ये सारा ब्रेकअप होने जा रहा है। कितना ब्रेकअप जेजेपी आजाद की पार्टी मिलके कर सकती है, कितना ब्रेकअप इनेलो और बसपा मिलके कर सकती है, इस पर निर्भर करेगा बीजेपी कहां पहुंचती है। बिल्कुल। किसान आंदोलन जो कि उसकी आग अगर देखें तो हरियाणा को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और किसान आंदोलन के हालांकि मुद्दे लोकसभा चुनाव को लेकर के थे, जिसका असर भी देखने को मिला, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, तो शायद वो कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है, किसान आंदोलन का काफी बेनिफिट जो वोट शेयर बढ़ा है। तो क्या ये लोकल चुनाव है, इस लोकल चुनाव में भी वो किसान आंदोलन हावी रहेगा और इसका नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में भी उठाना पड़ेगा? बिल्कुल। किसान आंदोलन एमएसपी का मुद्दा हरियाणा के लोगों का खुद का मुद्दा है। पंजाब और हरियाणा के किसान और वेस्टर्न यूपी के किसान इससे जुड़े हुए थे, और जेजेपी ने चूंकि किसान आंदोलन के समय साथ नहीं दिया किसानों का, इसलिए जेजेपी धीरे धीरे हाशिए में जा रही है। किसान वर्ग जेजेपी के प्रति जो आकर्षण उसमें पिछले 2019 के चुनाव में था, अब उस आकर्षण से विमुख हो गया है, और ऐसा लगता है कि इन लोगों के भी शायद पीछे चल जाए जेजेपी, ऐसी स्थिति लग रही है। ये अभी देखने की बात होगी
लेकिन फिलहाल जेजेपी को बीजेपी के साथ 4.25 साल तक 4.5 साल तक जो भी सत्ता उन्होंने शेयर की उसका स्पष्ट नुकसान उठाने को मिलेगा, और बीजेपी को कोई ऐसा नुकसान उठाने को नहीं मिल रहा है जेजेपी को साथ रखने की वजह से। अगर आज वो साथ रखती तो शहरी क्षेत्रों में नुकसान हो सकता था जी लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। जी तीसरी बात, खिलाड़ियों का आंदोलन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विनेश फोगाट जी एक मुद्दा है बड़ा, बजरंग पूनिया बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। जी और इस खिलाड़ियों के आंदोलन में जो दिल्ली पुलिस ने घसीटा विनेश फोगाट को, जो उनकी तस्वीरें उजागर हुई, जो कुछ बिहेवियर किया गया केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसको लेकर भी हरियाणा में गुस्सा है और वो भी एक मुद्दा रहेगा। बीजेपी की राह का एक बड़ा कांटा वो भी है। जी तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, तो इसलिए मुद्दा हो गया, वो बिल्कुल चुनाव का मुद्दा हो गया, सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है जहां विनेश फोगाट है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने गोपाल कांडा, जो निर्दलीय विधायक थे और जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना रखी है, जो अरबपति विधायक है, जी जिनकी खुद की एयरलाइंस थी पहले और जो एक रेप के केस में बंद भी रहे थे, एक आत्महत्या केस में, क्षमा करें, जी तो एयर होस्टेस की आत्महत्या केस में, उनको गोपाल कांडा के सामने से कैंडिडेट हटा दिया बीजेपी ने। बीजेपी 89 सीट पे चुनाव लड़ रही है, 90वीं सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है। और इसका रीजन ये है कि जिस जिले में वो हैं जी उस जिले की बाकी 3 सीटों पर गोपाल कांडा उनकी मदद करेंगे, बीजेपी के प्रत्याशियों की जी या इनेलो की। तो इसलिए ये कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे लोगों को बीजेपी ने अलग अलग मोर्चा खोल करके कांग्रेस को डैमेज करने की तैयारी, रणनीतिक तैयारी की है। इसका फायदा स्पष्ट है बीजेपी को मिलेगा, जी लेकिन क्या वो फायदा इतना होगा, इतना बड़ा होगा कि बीजेपी सत्ता में आ जाए? जी ये मतदान के प्रतिशत पर भी निर्भर करेगा। और अभी 5 अक्टूबर में काफ़ी दिन है, आज नहीं कह सकते कि उस दिन तक क्या हालात बनेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो बढ़त थी, स्पष्ट दिखती हुई बढ़त कि कांग्रेस अपना परचम फहरा रही है आसानी से। जी भूपेंद्र हुड्डा को लोग संभावित चीफ मिनिस्टर मान रहे थे, उनकी बीजेपी की राह के जो बड़े बड़े कांटे थे, बीजेपी ने कोशिश की है, या कि स्वतः ऐसा हो रहा है मैं नहीं जानता, कि जेजेपी एक एससी को, अनुसूचित जाति के वोटों को, दलित वोटों को डिवाइड करने वाली पार्टी के साथ समझौता करके, और दूसरी अनुसूचित जाति के वोटों को डिवाइड करने वाली मायावती की पार्टी के साथ इनेलो एसोसिएट होके और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने जा रही हैं। जी इससे बीजेपी की राह कुछ आसान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव है, इस चुनाव में शुरुआत में माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कड़ी चुनौती मिली थी, उसी प्रकार से इस बार भी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन ऐन वक्त पर चर्चाओं पर विराम लगा और आम आदमी पार्टी ने अकेले पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। कितना फर्क रहेगा इस चुनाव में? देखिए, राजनीतिक गलियारों में एक सवाल उछल रहा है। जी बड़ा अखबार है राष्ट्रदूत, पॉलिटिकली बड़ा अवेकेंड अखबार है, जी। जागरूक सा। जी उसमें ये सवाल आज उठाया गया कि क्या ये संयोग है कि इधर आम आदमी पार्टी ने घोषणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा जी या गठबंधन की बातों को खत्म कर दिया, और उधर 3 दिन बाद केजरीवाल की जमानत हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, जी अखबार कह रहा है, पॉलिटिकल अखबार जिसे माना जाता है। जी राहुल गांधी 5 सीटें देने को तैयार थे। पिछली बार नोटा से भी कम वोट आए थे आम आदमी पार्टी के, उसके बावजूद 5 सीट देने को तैयार थे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन को जिंदा रखना चाहते थे और बीजेपी के खिलाफ जो झंडा उन्होंने फहराया था लोकसभा चुनाव में, उसको उन्होंने अखिलेश यादव को भी ऑफर की 1 सीट। पर अखिलेश चूंकि लड़ते तो यादव बहुल सीट से लड़ते, तो कहते हमारी पार्टी यादवों की पार्टी बन के रह जाएगी। जी बहुत बुद्धिमानी की, अखिलेश ने मना कर दिया, नहीं लड़ेंगे हम, हमारा वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी ने नोटा से कम वोट पाने के बावजूद भी, लोकसभा चुनाव में कोई वजूद नहीं दिखा पाया, इसके बावजूद भी 90 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रही है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह सबके दिमाग में है, राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। और इधर 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, तैयारी हुई, टिकट बटे 31 सीटों के, और उधर 3 दिन बाद केजरीवाल रिहा हो गए, और केजरीवाल अब खुले आम प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ। जी लेकिन बीजेपी के खिलाफ इस प्रचार से फायदा बीजेपी को है। बीजेपी को जो फायदा इनेलो बसपा मिलकर दे रहे हैं, जो फायदा आजाद समाज पार्टी और जेजेपी मिलकर दे रहे हैं, वही फायदा बीजेपी को 90 सीटों पर चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी देने वाली है। ये बात शायद आपको कोई अटपटी लगेगी,
जी लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं जो शहरी मतदाता बीजेपी के खिलाफ है, गांव के मतदाता जो बीजेपी के खिलाफ है, उनको डिवाइड कर दी 2 पार्टियां 4 पार्टियां, जी 2 का गठबंधन करके। और जो शहरी मतदाता बीजेपी के खिलाफ है, जी वो कांग्रेस को पड़ता, उसको डिवाइड करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। शहरी मतदाता अगर वो वैश्य है, अगर वो ब्राह्मण है, अगर वो ओबीसी है, तो वो या तो बीजेपी के साथ है, और अगर बीजेपी के खिलाफ किन्हीं कारणों से है तो बीजेपी के खिलाफ जाने वाले मतदाता को कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए एक बांध बांध दिया बीच में, एक और प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि 5% 7% वोट यहां रुक जाएं, जी ओवरफ्लो होगा तब जाएगा कांग्रेस में। तो 5-7% वोट रोकना बहुत बड़ा काम है, शहरी वोट रोकना। जी केजरीवाल और उनकी पार्टी जितना ज्यादा बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, शहरों में प्रचार करेंगे, जी उतना ज्यादा वो कांग्रेस को नुकसान करेंगे, बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे। जी क्योंकि वो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो राम भक्त वोटर है, 370 वाला वोटर है, जी और जो नायब सिंह सैनी के समर्थन में खड़ा हुआ वोटर है, ओबीसी का वोटर है, जो उन्होंने कैटर कर लिया, वो वोटर नहीं बांटा जा सकता। न जेजेपी बांट सकती, न आजाद समाज पार्टी बांट सकती, न इनेलो बांट सकती, न बसपा बांट सकती, न ही आम आदमी पार्टी बांट सकती। बीजेपी का कोर वोटर इंटैक्ट रहेगा, वो सनातन की विचारधारा वाला वोटर है, बिल्कुल। और वो जी गैर जाट ध्रुवीकरण से खड़ा हुआ वोटर है। ये भी मैं कहना चाहता हूं, गैर जाट 10 साल मुख्यमंत्री रखा है, जी तो जाटों के मुख्यमंत्री ना बनने देने की जिनमें ललक है, जिनमें इच्छा है, वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। ओबीसी के लोग और दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरे समाजों के लोग, वो वोट नहीं बटेगा। आम आदमी पार्टी सिर्फ वो वोट काटेगी, वो वोट हासिल करेगी जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को जाने वाला था। बिल्कुल तो ये आम आदमी पार्टी भी कांटे बुहारने का काम करेगी बीजेपी की राह के। बिल्कुल। तो जो नेट टू नेट फाइट पिछले चुनाव में देखने को मिली थी, लगभग 36-37% वोट शेयर के साथ में सत्ता में काबिज हुई बीजेपी गठबंधन करके, और अब जो चुनाव है, अगर पिछला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर देखें तो 40+ है, तो वो अगर 40+ का स्कोर स्टैंड करती है तो सत्ता के नजदीक है। और अगर ये पोलराइजेशन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और ये वोटों को अलग अलग पोलराइज कर देंगे, तो इसमें जो बेनिफिट होगा वो किसको सबसे ज्यादा, और जो मुकाबला है वो काफी कांटे की टक्कर का लग रहा है। इसमें देखिए, मेरी बात सुनो जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जाट किसानों की सबसे डोमिनेटिंग जाति है, जी और जाट सबसे अधिक पॉलिटिकली जागरूक जाति है। एक रात पहले फैसला लेते हैं जी कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, सारे उसकी तरफ चले जाएंगे। चाहे वो एक दिन पहले तक इन दोनों के साथ घूम रहे थे, चाहे एक दिन पहले तक जेजेपी के साथ घूम रहे थे, माहौल कुछ भी हो। लेकिन माहौल कुछ भी हो। मैंने राजस्थान में जब बाड़मेर का चुनाव हो रहा था तब यही कहा था जी कि कैलाश चौधरी को नहीं जिता सकते तो रविंद्र भाटी के पास चले जाएंगे जी गैर जाट वोट, जी और कैलाश चौधरी हार रहा है देख करके कांग्रेस के जाट के पास चले जाएंगे जाट वोट। जी तो एक दिन पहले वो फैसला लेती, खाप पंचायतें और दूसरी पंचायतें, और पूरे वोट इंटेक्ट जाट खुद तो वोट डालता ही है, एकजुट होके, एग्रेसिव होके। जी गांव के वोट या डलने नहीं देता, या डलते हैं तो फिर उसी की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जी जो कांग्रेस को बेनिफिट है वो ये कि जाट एग्रेसिव होकर वोटिंग करेगा, जी और वो इतनी पॉलिटिकली अवेकेंट कौम है, इतनी जागरूक चैतन्य कौम है कि वो अगर बीजेपी को हराने के लिए एक ही बात है, जी अगर वो वोट करना चाह रही है तो वो फिर अपना वोट डिवाइड नहीं होने देगी। जी अगर माहौल ऐसा बन गया और ध्रुवीकरण हुआ बीजेपी के पक्ष में गैर जाट वोटों का, तो रिएक्शन में ध्रुवीकरण होगा जाट वोटों का कांग्रेस के पक्ष में। जी अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आंतरिक फूट भी है, आंतरिक कलह भी है, बिल्कुल। और कहीं कहीं घर के को आग लगा देंगे घर के चिरागी। जी इसमें बीजेपी में नायब सिंह सैनी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कैप्टन अभिमन्यु, राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज ने तो खुलेआम कह ही दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। तो पब्लिक को जो ये नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जी क्योंकि आज मुख्यमंत्री हैं, ये जो मैसेज दिया गया था जी ताकि ओबीसी यूनाइट हो जाए, उस मैसेज के को ब्रेक करने का काम अनिल विज की घोषणा कर रही है। जी राव इंद्रजीत सिंह की अलग अपनी सोच और कोशिश है, और कैप्टन अभिमन्यु की अलग सोच और कोशिश है। जी तो बीजेपी में भी धड़ेबाजी है, टिकट बंटे हैं मनोहर लाल खट्टर की सहमति से, इच्छा से, जी और वहां भी आंतरिक विरोध कई मोर्चों पर कई जगह है।
कांग्रेस में भी है, जी मैं इससे इनकार नहीं करता। कांग्रेस में कुमारी शैलजा नहीं बन पाएगी चीफ मिनिस्टर, ये कुमारी शैलजा भी जानती होंगी मेरे ख्याल से, जी पर उनके अंदर मन में लड्डू हमेशा फूकते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। और वो इस तरह पे कि यार जब बीजेपी गैर जाट को 10 साल मुख्यमंत्री रख सकती है तो कांग्रेस गैर जाट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं रख सकती? जी ये कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस अगर जीती तो जाट ही मुख्यमंत्री बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा या उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे जी और कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी। और नहीं जीती कांग्रेस, बीजेपी का वोट पोलराइज हुआ सनातन के नाम पर, गैर जाट मुख्यमंत्री के नाम पर, और कांग्रेस की तरफ जाता हुआ वोट डिवीजन आया, उसमें वोट डिवीजन हुआ। जी वो काटा वोट इन लोगों ने, जजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर और आम आदमी पार्टी ने शहरी वोट को काट लिया, जी। कांग्रेस के पास जाने से रोक लिया, तो बीजेपी फिर से सत्ता के करीब पहुंच सकती है। बीजेपी स्पष्ट बहुमत ले आएगी, ऐसा किसी को भी आज नहीं लगता होगा, मुझे भी नहीं लग रहा। लेकिन कांग्रेस की वोट कटिंग का जो इंतजाम हो गया है चारों तरफ से, 3 तरफ से, उसके बाद कांग्रेस को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वो जो मानकर चल रही थी जी कि वो जीत ही रही है, सत्ता में आ ही रही है, माहौल बिल्कुल ऐसा था, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन जो चाणक्य बैठे हैं बीजेपी में, उन्होंने रणनीतिक तौर पर ऐसी दीवारें खड़ी कर दी है जो बांटने का काम करेंगी। और राह आसान नहीं है। हाँ, और कांग्रेस राह को मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं वो। जी आज आसान है नहीं है मैं नहीं कहता, जी। कांग्रेस की रास्ते को, राह को मुश्किल करने के लिए उन्होंने खुद ने किए या अपने आप हुए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। हालांकि रणनीतिक फैसला है उनका कि किसी जाटों के इलाके में किसी जाटों की पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। चुनाव के बाद जरूरत होगी देखी जाएगी, बिल्कुल। फिर बुला लेंगे किसी को, डिप्टी सीएम बना देंगे। बिल्कुल। आज लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि उनको गैर जाट वोट को पोलराइज करना है। 10 साल तक गैर जाट चीफ मिनिस्टर रखकर जो जोखिम उन्होंने उठाई है, उस जोखिम के बदले उनको गैर जाट वोटों को ये मैसेज देना है वोटरों को कि हम इस जाटों के इलाके में भी हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ बने रहो तो। जी और इस विश्वास के आधार पर बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे समाज, वहाँ हरियाणा में जातिवाद काफी है जी। और बंशीलाल के जमाने से, चौधरी देवीलाल के जमाने से। हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूं, 2 बातें और याद आ गई मुझे जी। एक तो किरण चौधरी जो बंशीलाल की पुत्रवधू हैं, उनको राज्यसभा में ले गई है बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई, बीजेपी उनको राज्यसभा में ले गई, उनकी बेटी को चुनाव लड़ा दिया। जी तो बंशीलाल का घराना, इमरजेंसी में बंशीलाल क्या थे, रक्षा मंत्री थे, इंदिरा गांधी के राइट हैंड थे, उनको, उनके परिवार को तोड़ दिया। जी। और भजनलाल जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस सरकार में, जी उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई को तोड़ लिया, उनके पोते को चुनाव लड़ा रही बीजेपी। तो इसलिए भजनलाल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे, जी। उनका पोता चुनाव लड़ रहा बीजेपी से। जी। बंसीलाल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और देश के रक्षा मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, उनके परिवार से लड़ रहा है बीजेपी की टिकट पर। जी। तो बीजेपी ने इस तरह कई कांग्रेस के जो स्थायी थे, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू को जो पंजाब में थे, राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा में भेज दिया, हार गए चुनाव, केंद्रीय मंत्री बना दिया जी। उनको। वो बेन सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जो शहीद हुए आतंकवाद के हमले में, उनके पोते को जी। राज्यसभा में भेज के केंद्र में पहले मंत्री बनाया, फिर राज्यसभा में भेज दिया। जी। तो हरियाणा के पंजाबी वोटर को, अरोड़ा वोटर को, सरदारों के वोटर को भी मैसेज दिया है बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए। रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा में भेज के, किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज के, ऐसे कई तरह के मैसेज स्प्रेड आउट किए बीजेपी ने। जी। और कांग्रेस के पास जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कंसोलिडेट करना और रिजल्ट में तब्दील करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अभिमन्यु, क्योंकि क्षमा करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी कांग्रेस में पूरी कांग्रेस एकजुट हो, ऐसा नहीं है। जी। दिल्ली के आलाकमान में बैठे कुछ लोग भी नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़े, और हरियाणा में भी बहुत सारे लोग अंदर ऐसे हैं। जी। लेकिन ताकतवर वो हैं, चुनाव वो लड़वा रहे हैं, चुनाव में पैसा जो लगाता है, जो चुनाव लड़वाता है, जी, उसका ही दारोमदार होता है, वही दांव पर लगाता है अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी मेहनत को। तो वो भूपेंद्र हुड्डा कितने कामयाब हो पाते हैं। और बीजेपी जिस तरह दाएं बाएं 3 तरफ से उन पर हमला और गैर जाट वोटों का, गैर किसान वोटों का जी, ध्रुवीकरण और
पंजाबी और सरदार वोटरों को एक साथ ला करके। तो ऐसी कई जगह बीजेपी ने सर्जरी की है। जी। और वो सर्जरी कितनी कामयाब होती है, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को मतगणना होगी, उस दिन पता लगेगा। जी, ये देखना दिलचस्प होगा। और हरियाणा का जो चुनाव असर काफी रोचक हो चला। चलते चलते एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि प्रचार होगा, माहौल कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस मोटे तौर पर 2 दल हैं जिनके बीच में मुख्य रूप से टक्कर है। क्या इस बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत कोई भी पार्टी ला पाएगी, या फिर जो भी पार्टी आएगी उसको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी? ये इसी पे निर्भर है कि 3 पार्टियां कैसे डैमेज करती हैं कांग्रेस को। बिल्कुल। हाँ, एक बात और है कि कंगना रनौत का जो बयान था कि किसान आंदोलन में रेप होते थे, जी, वो भी किसानों को उद्वेलित कर रहा है। जी। बीजेपी की सांसद है मंडी से, और बीजेपी उसका भी के लिए रिएक्शन चैलेंज है ये। बीजेपी के लिए ये भी एक चैलेंज है। जी बिल्कुल। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर विवेचना की है। और लोया चुनाव में फिर से हम हाजिर होंगे और नए ताजा अपडेट के साथ में फिर से आपको बताएंगे हरियाणा चुनाव के ताजा हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।